200 की फिगर इस वक्त बताई जा रही है जो कि उनके पास है मेम्बरान। ये 300 की फिगर बता दे, कहाँ से ला रहे हैं? या तो लोटे जो हैं बनवा के अपने साथ शामिल कर रहे हैं, या फिर जो चोरी शुदा नशिस्तें हैं उन पे अपने बंदों को बता रहे हैं। तो ये 300 बता दें या 200 बता दें, कोई फ़र्क नहीं है। इंतखाबात में धांधली के हवाले से एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आई जिसमें चीफ साहब ने दरखास्त गुजार को जुर्माना आयद कर दिया, और उससे पहले भी जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से दरखास्तें थी उसमें चीफ साहब ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। तो आपकी दरखास्त पे भी कहीं ऐसा ना हो कि कोई जुर्माना आयद हो जाए या कुछ, वो जो सबूत मांगते हैं कहते हैं रसीदें दिखाओ। या गुजारिश ये है, फरियाद करना, शिकायत करना अर्शेरी का हक है। अब अगर इस डर से कि जी जुर्माने आयद होंगे कोई अदालत ही न जाए, फैसला आने दो, देखते हैं ये इनके साथ क्या करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, मरियम नवाज साहिबा को कैसे देख रहे हैं बतौर सीएम पंजाब? इमरान रियाज की गिरफ्तारी से जो है आगाज़ हो गया है कि किस तरह की हुक्मरानी होगी। इमरान रियाज अपने ज़मीर का कैदी है। इस शख्स की पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की आज़ादी के लिए और लोगों में शऊर लाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ये पाकिस्तान का असासा है। जिस तरीके से इनको गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह उसके बुनियादी हकूक़ पामाल हुए, हैसियत पाकिस्तानी में इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। इमरान रियाज तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अपनी हुकूमत के आगाज़ में ही ऐसी कभी हरकत करके इन्होंने अपना चेहरा जो है बिगाड़ दिया है अवाम के सामने। अच्छा मरवत साहब बताइएगा, क्या इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं और इंटर पार्टी इलेक्शन में आप खुद भी हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, खान साहब ने अली ज़फ़र साहब पे हाथ रख दिया है, तो हमारे लीडर जिस पे हाथ रखते हैं हमें कबूल है। अली ज़फ़र साहब मंजे हुए सियासतदान भी हैं, आला पाई के वकील भी हैं। मैंने कल उनको फ़ोन करके मुबारकबाद दी, और ख़ान के इस फैसले के पुष्ट पे मैं इनकी सपोर्ट करूँगा। अलबत्ता पंजाब में, बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में कोई आज़ाद हैसियत में लड़ना चाहता है, मुकाबला करना चाहता है और वो अपने आप को इसके अहल समझता है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि रिवायती जो लोग होते हैं, जो मनासिब पे काबिज हैं, उनके बजाय ऐसे लोगों को सपोर्ट करूं। और मैं पीटीआई के लोगों को कहना चाहता हूं कि इन इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें, अपने मुख्तलिफ मनासिब के लिए अप्लाई करें, कंटेस्ट करें। जो उम्मीदवार जो है वो मेरी ज़ाती नुक्ते नज़र से मेरिट पे पूरा उतरेगा, मैं उनकी कंपेन करूँगा। मरवत साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब क्या बैरिस्टर गौहर साहब से नाराज़ हैं? कोई हमारे पास इत्तलात हैं जिसकी वजह से अली ज़फ़र साहब का नाम दिया गया, क्या समझते हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि वो नाराज़ थे। बैरिस्टर गौहर साहब जो है उनके पास बड़ा अच्छा वक्त था कि वो उनको अल्लाह ने उन पर बड़ा मेहरबान हुआ, उसको मौका मिला, चेयरमैन बने। लेकिन ये इंतखाबी धांधलियों के बाद मेरा ख्याल है कि क़यादत की तरफ से जो अप्रोच थी या जो रिएक्शन था वो कोई काबिल सताइश नहीं था, और यहाँ पे बैरिस्टर गौहर को डिलीवर करना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो डिलीवर नहीं कर सके? मेरा ख्याल है कि ये तब्दीली के पीछे यही मुझे कार फरमा नज़र आती है कि 3 महीने लगभग रहे हैं चेयरमैन, और ये टेस्टिंग टाइम था उनके लिए, उनको डिलीवर करना चाहिए था। लेकिन बैरिस्टर गौहर हमारे दोस्त हैं, वो अब भी मतलब ये हमारे लिए इंतहाई काबिल कदर है। लेकिन अली ज़फ़र के चेयरमैन बनाने की फैसले की मैं तायीद करता हूँ। हर एक शख्स का इम्तिहान है, हर एक शख्स जो है वो ये न समझे कोई किस मनसब पे बैठ गया तो ये उसका हुआ, मनसब उसका है जो उसका हक अदा करेगा। तो लिहाजा अली ज़फ़र साहब से हमारी तवक्कुआत हैं कि वो खान के एतमाद पे और पार्टी के वर्कर्स के एतमाद पे पूरा उतरेंगे। ये पार्टी खान की है और ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की है। हम आमाल जो होंगे वो वर्कर की रिकमेंडेशन के ताबे हैं, क्योंकि यही वर्कर हैं जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने लाठियाँ खाई, जिन्होंने जेल खाई। तो इस वजह से मैं इस फैसले की तायीद करता हूँ। अच्छा मरवत साहब एक्टिव हैं, तो इमरान खान ने ये नहीं सोचा कि आपको चेयरमैनशिप से नवाजा जाए और आप शायद पार्टी के लिए कुछ करें? मैं पहले से ही इमरान खान का चेयरमैन हूँ और पार्टी के वर्कर का चेयरमैन हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं खान भी अच्छी तरह समझता है, मैं ऑलरेडी बहुत ही ओवर बर्डन हूँ। और मैंने खान को खुद गुजारिश की थी
کہ میں ایسے مناسب میں نہ شوق رکھتا ہوں نہ دلچسپی رکھتا ہوں، اور باقی ہمارا کام ہے ایز اے ٹیم ورک پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ کام کرنا. تو میرے لیے جو بھی خان صاحب جس پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے میرے لیے سر کا تاج ہے. نروز صاحب بتائیے گا کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ میں 1 لاکھ گھر جو بناؤں گی، اگر 30 سال ان کو حکومت ملی ہے تو کوئی گھر نہیں بنایا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے 1 لاکھ گھر بنانا ہے. اس پوائنٹ آف ویو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس پہلے تو اس نے میرا گھر بگاڑا ہے، گرایا ہے، شروعات میرے گھر سے ہی کر دیں. سر باورچی آپ کے کہاں سے ملے؟ کوئی مزید تحقیقات میں کچھ پتہ چل سکے؟ جی باورچی جو ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج سردار اعجاز اسحاق خان نے حکم کیا کہ اگر باورچی کل تک گھر نہیں آتا ہے تو پھر حکام پیش ہوں گے. تو لہٰذا باورچی آ گیا، 2 جوڑے کپڑے بھی نئے خرید کے دیے ہیں، فروٹ بھی کھلایا ہے. اس نے بتایا کہ میرا بڑا خیال رکھا گیا ہے. تو جہاں پہ بھی رکھا تھا اس کی آنکھیں بند کی گئی تھی، پٹی باندھی گئی تھی، اور واپس بھی جب ڈراپ کیا گیا تو اسی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ. اچھا، ایک طرف نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب خاتون جو ہیں وہ اجلاس بلا رہی ہیں، تمام جو ہے وہ اپنا منشور پیش کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ جو نامزد ہیں وہ اپنے مقدمے ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پہ غداری کی دفعات ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ غداری، یہ دہشت گردیاں، جتنے الزامات پی ٹی آئی پہ لگے ہیں ان سب کی مثال خربوزے کی چھلکی کی طرح ہے. لوگ خربوزہ کھا لیتے ہیں، چھلکا پھینک لیتے ہیں. انہوں نے خربوزہ کھا لیا، ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دیا. کیسز جو ہیں وہ چھلکوں کی مانند رہ گئے ہیں. سر بتائیے گا، آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا اعلان کیا ہے. پہلے ایس اکبر بابر جو ہے وہ آئے تھے یہاں پہ، جس کی وجہ سے آپ سے بلہ چھینا گیا تھا. ابھی آپ کی پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں کوئی بندہ آیا ہے جو چیئرمین کا الیکشن کہتا ہو کہ میں نے لڑنا ہے پی ٹی آئی یعنی کہ بیرسٹر علی ظفر کے خلاف؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. آپ جائیں سیکریٹریٹ سے انکوائر کر دیں، کیونکہ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے تحت صاحب دائر ہو گئی کہ نہیں ایک ریٹ پٹیشن. جی میں دوبارہ کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے تحت پٹیشن دائر کی ہے، جس کے ذریعے میں نے کمشنر راولپنڈی کے بیان پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو انکوائری ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کمیشن کی تقرری کو چیلنج کیا ہے، چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سول سرونٹ 2 سال ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائی ہو سکتا ہے. تو چیف الیکشن کمشنر خود جسٹس اکرام اللہ خان یہ 6 مہینوں کے اندر جو ہے دوبارہ انہوں نے ری امپلائمنٹ حاصل کی. پھر ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو پنشن لیتا ہو وہ سرکار سے دوسری تنخواہ نہیں لے گا، اور اسی طرح جو وکلاء لیے ہیں ڈائریکٹ، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے، اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو کبھی موقع نہیں دیا گیا، تو ان گراؤنڈ پہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا. تیسری بات جو ہم اس پٹیشن کے ذریعے اس عدالت عظمیٰ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کئی ایام سے الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی طرف سے دائر کی گئی عذرداریوں کی سماعت کر رہا ہے، اور اب جو آرڈرز کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ٹریبیونل بن گئے ہیں. سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پروسیڈنگ جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہے وہ انکویزیٹوریل ہے، یعنی انہوں نے اپنا ہی فارم 45 ہمارے فارم 45 کے ساتھ چیک کرنا تھا، جو اتنا بھی نہیں کیا گیا. اور ملک بھر میں وسیع پیمانے پہ نتائج میں دھاندلی کی گئی. پاکستان کی آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی تاریخ کی اتنی بڑی چوری کبھی نہیں ہوئی ہے. اور اپنی اہمیت کے حوالے سے یہ کیس جو ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے، جس میں بنیادی حقوق انوالو ہیں پاکستانیوں کے، حق ووٹ جو چوری کیا گیا ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ان گزارشات کے ساتھ میں نے آج پٹیشن دائر کی ہے. میں نے اس میں یہ بھی استدعا کی ہے کہ حکومت سازی کے عمل کو 28 فروری سے قبل جو ہے اس کو سٹے کیا جانا چاہیے، تاکہ اگر
जेनुइन जो उम्मीदवारान हैं जो जीते हुए हैं उनकी मेंबरशिप रिस्टोर होती है तो पूरे ये जो लैंडस्केप है हुकूमत साजी का वो तब्दील होता है। हमने अपने तई बहैसियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक वकील के और बहैसियत मेंबर नेशनल असम्बली आर्टिकल 5 आइन के तहत ये मेरी एक ड्यूटी है कि मैं ऐसे सिग्निफिकेंस मामलात पे अपने फ़राइज़ अदा करूं, तो लिहाजा मैंने पटिशन आज दायर कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ये बेंच के सामने मुकर्रर होगी। इसमें इंतहाई अहम नवीयत के मामलात मैंने उठाए हैं और जिस पे पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तकदीर जो है वो इन्हिसार करती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेरी इस्तदा तो ये है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट इसको सुने, क्योंकि इससे अहम नवीयत का मुकदमा कभी आया ही नहीं है। अच्छा शेर अफजल बरवत साहब, आज आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। 28 फरवरी को आपने कहा जो हुकूमत बनने जा रही है, हुकूमत साजी होगी, उसको रोका जाए, ये मुतालबा किया गया आपकी जानिब से। तो क्या इस वक्त मुल्क अफोर्ड कर सकता है और कितना इसको मजीद लिंगर ऑन किया जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से रोक दी जाती है तो फिर मामला तो बहुत आगे चले जाएंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतने दौरानिए के लिए रोक दे कि जब तक ये इस मुकदमे को फैसला कर ले। अब बड़ा आसान सा है, जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, इसके बाद उसके तासुर को ज़ाहिर करने के लिए DRO से बयान दिलवाए गए, फिर उसको मजबूर करके दूसरा बयान दिलवाया गया। मुल्क में बहुत सारी सियासी शख्सियात ने, पार्टीज़ ने, बशमूल जमात इस्लामी, पीर पगाड़ा साहब, अचकजई साहब, इन सब ने इन इलेक्शन का जो है वो इनको रिग कहा है। तो लिहाजा ये इंतहाई संगीन नवीयत के इल्ज़ामात हैं उन DROs के ख़िलाफ़, उन ROs के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। इनकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना। अब तहकीकात का भी हक़ नहीं है। और जो उन्होंने फार्म 47 बनता है फार्म 45 की बुनियाद पे, आज तक एक फार्म 45 नून वाले, पीपल पार्टी वाले, MQM वाले मीडिया के सामने नहीं ला सके कि जी ये हमारे फार्म 45 है। और हम अपने सारे फार्म 45 भी लाए हैं, दीगर आज़ाद उम्मीदवारान की भी लाए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी लाए, एक ही हल्के में। अब 24 फार्म 45 एक जैसे हैं और फार्म 47 जो है वो किस फार्म 45 पे बनाए अभी तक नाम ही इल्म है, न इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इल्म है। तो लिहाजा इसकी जानकारी होनी चाहिए। उनको हुकूमत बनाने की जल्दी है। आज जो पंजाब असम्बली में इजलास बुलाया है, इससे ये तासुर मिल रहा है कि उनको शायद समझ आ रही है कि अब वो अगर ताख़ीर होती हैं तो हुकूमत नहीं बना पाएंगे। तो लिहाजा ये इंतहाई अहम नवीयत का मुकदमा है और शायद चंद एक ऐसे मुकदमे और भी आज दायर हो रहे हैं। इन सबको यकजा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा है कि इसको सुने।